आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेली राजपूता की मलका, उसका पहला चैप्टर खत्म हो गया। उसी में दूसरा नॉवेल अब मेहरुन्निसा शुरू हो रहा है। इसमें दो कहानियां थीं, एक उस अदाकारा की जिसका नाम माया फर्नांडिस था और एक मेहरुन्निसा। वो कहानी खत्म हुई, अब मेहरुन्निसा शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले कहानी को मैं अपने तमाम सुनने वालों से कहूंगी कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में ये ज़रूर लिखें कि आपको अगला नॉवेल कौन सा सुनना है। इससे मेरी हौसला अफजाई भी होती है। अब मेहरुन्निसा शुरू करते हैं। मेहरुन्निसा, मोमो का पूरा नाम मेहरुन्निसा था, मगर मैंने तमाम उम्र उसे मेहरुन्निसा कहकर नहीं पुकारा। मैं उसे मोमो कहता था, सिर्फ मोमो। फिर भी मैंने अपनी कहानी का नाम मेहरुन्निसा रख दिया है, क्योंकि ये मेरी दास्तान नहीं है, ये तो मोमो की कहानी है और मेहरुन्निसा की भी। मेहरुन्निसा यानी औरत की मोहब्बत की, ये औरत की मोहब्बत की कहानी है। मगर ऐसे आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी। मेरी बात समझने के लिए आपको मोमो की कहानी सुनना पड़ेगी। मेरी और मोमो की जिंदगी ऐसी ही थी जैसे शमा और परवाने की होती है। आपने कभी शमा के गिर्द परवाने को एक दायरे में घूमते देखा है? बहुत चाहने के बावजूद भी परवाना इस मदार से निकल नहीं पाता, रास्ता नहीं बदल पाता, और जब शमा बुझ जाती है तो वह नढाल सा होकर गिर जाता है। जिया शमा का होता है या परवाने का, मैं फैसला नहीं कर पा रहा। मुझे तो ये इल्म भी नहीं कि परवाना हम दोनों में से कौन था। शायद मैं था या फिर शायद मोमो थी। मोमो को मैं उस वक्त से जानता हूँ जब वो मेहरुन्निसा हुआ करती थी। इसके बाद वो मोमो बन गई और फिर मैंने इसे मेहरुन्निसा कभी पुकारा ही नहीं, बल्कि मैंने तो इसे कभी भी नहीं पुकारा। इसलिए उसको मेहरुन्निसा कहते हुए अजीब सा लग रहा है। ये तर्ज तखातुब बहुत अजनबी सा है, बल्कि अब तो मोमो भी इतनी ही अजनबी है जितना ये नाम। मोमो के कान में अजान मैंने दी थी। इसको पहला बोसा भी मैंने दिया था। उसको नर्स के खुरदरे हाथों के शिकंजे से अपने बाजू में सबसे पहले मैंने ही उठाया था। मेरी जगह इस वक्त हैदर को होना चाहिए था, क्योंकि मोमो उसकी बेटी थी। मगर हैदर के बहुत से मसाइल थे। वो हफ्ता पहले एक इकोनॉमिक फोरम में शिरकत करने के लिए कनाडा गया था। इसे मोमो की पैदाइश से पिछले रोज ही आ जाना था, मगर बर्फबारी के बायस फ्लाइट्स मुलतवी हो गई और वो वहीं फंस गया। अपनी जगह वो बहुत तड़पा था, क्योंकि मोमो इसकी और सोनिया की पहली औलाद थी। हैदर के कजन और बेहतरीन दोस्त होने की हैसियत से आंटी ने मुझे फोन करके बुलवा लिया था। हसन, मुझे इस वक्त हैदर की जरूरत है और वो नहीं है, मगर तुम भी मेरे लिए हैदर ही की तरह हो। वो परेशान थी, इसलिए अपना पहला जॉब इंटरव्यू भुलाकर मैं दौड़ा चलाया और फिर तमाम इंतजामात अपने हाथ में ले लिए। जब नर्स ने हैदर की नौमौलूद कंबल में लिपटी बेटी मेरे हवाले की तो मैं एक मुस्तरद एहसास के साथ अपने साथ उसको लपेट लिया। मैंने झुककर बच्ची को प्यार किया और फिर अस्पताल के सफेद और गिरे मार्बल से बने कॉरिडोर के दूसरे सिरे से खड़ी आंटी के पास उसे ले आया। आंटी हैदर की बेटी है। सोई हुई बच्ची को मैंने आंटी की गोद में डाल दिया। उन्होंने वालेहान अंदाज में बच्ची का माथा चुमामा कर एकदम से उठाकर मुझे देखा। इनकी खुशी से चमचमाते चेहरे पे तफक्कुर की लकीरें उभरी थी। सोनिया कैसी है हसन? मैंने एक गहरी सांस ली। वो ठीक हो जाएगी, मेरा मतलब था कि वो ठीक नहीं है। आंटी परेशानी से उठ खड़ी हुई। मैंने इन्हें तसल्ली देने के लिए खोले ही थे कि मेरी पुश्त पर किसी ने कहा, सोनिया के हस्बैंड कौन है? मैं चौंक कर पलटा। मेरे सामने सफेद ओवरऑल में मलबूस सपाट चेहरे वाली लेडी डॉक्टर खड़ी थी। वो यहाँ नहीं है। सोनिया कैसी है? मेरे लहजे में बेकरार थी। सॉरी, वो बच नहीं सकी। उन्होंने बताया और मैं अपनी जगह सुन सा होकर खड़ा रह गया। आंटी बेख्तियार अपनी मनचाही बहू के लिए रोने लगी थी। मैंने एक तरहम आमेज निगाह उनकी बाहों में सुकून से सोई बच्ची पर डाली। मुझे उस पर बेहद तरस आया था। बच्चे से उसकी माँ छिन जाए, इसका अंदाजा मुझसे बेहतर कौन कर सकता था?
मेरी माँ भी 3 बरस की उम्र में मुझसे दूर चली गई थी। फर्क ये था कि मोमो की माँ को अल्लाह ने उससे दूर कर दिया था और मेरी माँ को एक मर्द ने यानी इनके दूसरे शौहर ने इसके बाद मुझे किसी औरत की मोहब्बत नहीं मिल सकती थी। मेरे अंदर इस बात से जो खला पैदा हो गया था, मैं नहीं चाहता था कि वो मोमो के अंदर भी पैदा हो, मगर मैं क्या कर सकता था। हैदर बामुश्किल जनाजे पर पहुंच सका था। इसकी हालत बहुत बुरी थी। उसकी और सोनिया की लव मैरिज थी। ये बात मुझे और भी दुखी कर गई। हैदर को अपना होश नहीं था। आंटी ताजियत के लिए आने वालों को भुगता रही थी। किसी और की मदद ना हासिल होने के बायस मैं अकेला बाहर के बहुत से काम निपटा रहा था। ऐसे में किसी को भी इस एक दिन की बच्ची का ख्याल ना आया जो पता नहीं कहाँ थी। उस वक्त भी मैं अपनी निगरानी में माई हलीमा से किचन से बर्तन निकलवा रहा था जब दफतन एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज ने मुझे चौंका दिया। ये कौन रो रहा है? कोई मेहमान का बच्चा होगा, हलीमा ने प्लेटें निकालते हुए मसरूफ अंदाज में कहा। मैं एकदम बेचैन सा होकर रह गया। वो बच्चा मुसलसल रो रहा था। हलीमा को किचन में छोड़कर मैं आवाज के ताक़ुब में बाहर आ गया। रोने की आवाज पेंट्री के साथ बने स्टोर रूम से आ रही थी। मैं स्टोर रूम का नीम हुआ दरवाजा पूरा खोलकर जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, सामने सिल्वर की एक पेटी पे कंबल में लिपटी हैदर की रोती हुई बेटी मुझे दिखाई दी थी। दुख, हैरत और गुस्से से मेरा बुरा हाल था। मैंने बच्ची को उठाकर तबका, मगर वो रोती रही। मैंने उसको बाहर जाकर आंटी के हवाले किया और नौकरों को एक यादगार डांट लाकर बच्ची की निगहदाश्त पर लगा दिया। पता नहीं वो कब से भूखी थी। उस रात हैदर को पहली दफा अपनी बेटी दिखाई गई। हैदर ने किसी फिल्मी बाप की तरह बीवी की मौत का जिम्मेदार बेटी को ठहराकर कबूल करने से इनकार किया था, बल्कि उसको अपने सीने से न लगाया था। सोनिया की डेथ के छठे दिन जब मैं हैदर की तरफ गया तो आंटी ने मुझसे पूछा, हसन, हैदर की बेटी का नाम क्या रखें? इनके सामने कुर्सी पर बैठे बगैर सोचे समझे मेरे लबों से मेहरुन्निसा निकला था। मेहरुन्निसा। शायद आंटी को नाम बैकवर्ड लगा था। इस बच्ची को मोहब्बत की जरूरत है आंटी, और मेहर का तो मतलब ही मोहब्बत होता है। मैं यूं ही कहता चला गया हूँ, ठीक है, ये नाम बिल्कुल ठीक है। हैदर से मैंने पूछा तो वो आपकी मर्जी कहकर ला ताल्लुक हो गया। पता नहीं इसने और सुनियर अपने बच्चे के लिए कितने नाम सोचे होंगे। वो एकदम अफसरदा नजर आने लगी। हौसला करे आंटी। एकदम बहुत ज्यादा तनाव हो जाने वाली आंटी को तसल्ली देने लगा और फिर ना महसूस तरीके से मेरा हैदर के घर आंटी की दिलजोई के लिए आना जाना बढ़ता गया। वो हैदर के लिए बहुत परेशान रहती थी। हैदर ने खुद को हर शय से अलग थलग कर लिया था। इसका ज्यादा वक्त अब इसके काम में गुजरता था। कभी कभार वो सिगरेट पीता भी दिखाई देता। हालांकि सोनिया की डेथ से पहले वो सिगरेट नहीं पीता था। मत किया करो, स्मोकिंग नुकसान देगी। एक दिन जब वो लॉन में टहलते हुए सिगरेट फूंक रहा था तो मैंने इसे टोका। वो 26 साल का था, मुझसे 4 बरस बड़ा, मगर हमारे बेतकल्लुफी बला की थी। कभी मैं तुम्हें मना करता था और अब तुम मुझे इस नजर झटका। क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है हैदर। तुम आंटी और मेहर को वक्त नहीं दे रहे हो। इन दोनों को तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम सिगरेटों की तरह खुद को फूकते रहोगे तो नॉर्मल लाइफ की जाने पाना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। मेरे समझाने पर इसने इस बात में सर हिला दिया, लेकिन मुझे इल्म था वो मेरी बात नहीं मानेगा। मोमो और हैदर मेरी जिंदगी की कहानी के वो किरदार थे जिन्हें कभी मेरी बात नहीं मानना थी। मेरी जिंदगी एक और किरदार मेरे अब्बू थे, जिनका 2 बरस कबल इंतकाल हुआ था। बहन भाई थे नहीं, मैं अकेला रहता था। इन दिनों नौकरी की तलाश कर रहा था। जिंदगी के बारे में मेरे प्लान वाजे थे। एक जबरदस्त किस्म की जॉब ढूंढकर 4-5 बरस खुद को फाइनेंशियली स्ट्रांग करना और फिर किसी अच्छी लड़की से शादी करके हंसी खुशी रहना। ज्यादा मसाइल मेरे होते नहीं थे। सो रोज शाम अपने घर से 10 मिनट की वॉक पर मौजूद हैदर के घर जाकर आंटी के साथ एक कप चाय पीने का खुद ब खुद निकल आता था। इसी तरह की एक आम सी शाम जब मैं आंटी की तरफ आया तो वो लाउंज में रखे सोफे पर बैठी अपनी पोती के मुंह में चम्मचों से पानी डाल रही थी। कैसे हो एहसान? मुझे देखकर उनके चेहरे पर एकदम मेहरबान तबस्सुम बिखर गया। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं तो बस मेहर की जानिब से परेशान हूँ। अपनी गोद में लेटी मेहर पे झुकी वो तशवीश से कहने लगी, रात से इतना तेज बुखार है, अब मेरी उल्टी सीधी भी इमदाद से शुक्र है कुछ कम हुआ है, वरना इतने छोटे बच्चे की तो कोई दवाई भी नहीं होती। अरे इतनी प्यारी सी बच्ची को क्यों बुखार चढ़ गया? मैं उठकर मेहर के करीब आ गया और पैर से इसका गाल छुआ। वो अपनी दादी को देख रही थी। मेहर, वही गंदी बच्ची, इधर देखो। मेरे पुकारने पर भी वो दादी को ही देखती रही। इसने पिंक कलर की फ्रॉक के साथ हम रंग ऊनी जुराबें पहन रखी थी। मेहर, इधर देखो। मैंने इसे मुतवज्जा करने की नाकाम कोशिश की। मेहर, गंदी बच्ची, मोमो। खैर इरादी तौर पर मेरे लबों से मोमो निकला। इसने एकदम अपनी बड़ी बड़ी ब्राउन आंखें घुमाकर मुझे देखा। मोमो दरअसल इस नॉवेल की हीरोइन का नाम था जो मैं पिछली रात पढ़ रहा था। महर को देखते हुए बेख्तियार ही मेरे लबों से वो निकला और उस दिन से इसका निकनेम बन गया। फिर हमने कभी इसे महर नहीं पुकारा।
बहुत प्यारी बच्ची थी, इसमें हैदर की बहुत शबात थी, खुसूसन इसके ऊपर वाले होंठ का कटाव तो हूबहू हैदर की तरह था, मगर बुरी आंखें इसने सोनिया की चुराई थी। जब मोमो ने पाँव पाँव चलना शुरू किया तो इसका मशगला मट्टी खाना बन गया। आंटी उसके लिए दुनिया भर के बेहतरीन खिलौने लाती थी, मगर मोमो फिर भी किसी बिल्ली की तरह रेंग कर लॉन से बाहर निकल जाती और लॉन में क्यारी से मिट्टी निकाल निकाल कर खाती। मुझे जब भी वो मिट्टी खाती दिखाई देती, मैं इसे डांट देता, जिसका नतीजा निकला कि वो मना तो नहीं हुई, अलबत्ता मेरी गाड़ी पोर्च में दाखिल होती ही देखकर वो मिट्टी खाना छोड़कर तेज से घुटनों पर चलती हुई अंदर उपोश हो जाती। वो मुझसे डरने लगी थी, इसका ख्याल था मैं इसे सिर्फ डांटता हूँ। इसलिए जब उस शाम में हैदर की तरफ आया और वो मुझे फ्रॉक में मलबूस क्यारी में बैठी नजर आई तो मैंने कदरे नरमी से उसे पुकारा, मोमो। मिट्टी खाते इसके छोटे छोटे हाथ एकदम रुके। इसने गर्दन उठाकर कदरे फासले पर मुझे खड़े देखा तो इसने मुड़ी हुई पलकों वाली भूरी आंखों में एकदम बेताशा खौफ सिमट आकर मुझे देखा। मट्टी छोड़कर तेजी से लुढ़कती हुई वो अंदर की जानिब भागी थी। मैं बेख्तियार हंस पड़ा और इसके पीछे पीछे चलने लगा। आंटी अंदर ही बैठी थी, मैंने इसको जा लिया। आंटी ये मिट्टी खा रही थी। अरे हसन बेटा आओ। उन्होंने एक नजर कारपेट पर पड़ी बैठी मोमो पर डाली, जो अब इनके सोफे का बाजू पकड़कर खड़ी होने की कोशिश में बार बार नीचे गिर जाती थी। बस अब मैं कहाँ भाग सकती हूँ इसके पीछे। जरा इधर इधर हुई तो ये बाहर निकल जाती है। इसका मुंह धुला कर लाने के बाद आंटी कह रही थी, मैं हंस दिया। फिर हैदर के मुतालिक इस्तफसार किया। हैदर के पास घर के लिए कोई वक्त नहीं है, इसका तमाम वक्त अपने ऑफिस के लिए। घर आता है तो कमरे में बैठकर ऑफिशियल वर्क करता रहता है। इसने तो इन तमाम महीनों में मोमो की शक्ल भी ठीक से नहीं देखी। उन्होंने गोद में बैठी मोमो की जानिब तासुफ से देखते हुए इसके माथे पर आए भूरे बाल संवारे। मेरी समझ में नहीं आता हसन, मेरे बाद मेरी मोमो का क्या बनेगा। मेरी मोमो तो रुल जाएगी। इनकी निगाहों और लहजे में इस्तराब छलक रहा था। इस वक्त तो मैंने आंटी को तसल्ली दी, मगर उस रात मुझे आंटी की बातें बहुत याद आई थी। मैंने आपको बताया था ना, मेरी मम्मी मुझे 3 बरस की उम्र में छोड़कर चली गई थी। इनके दूसरे शौहर मुझे नहीं रखना चाहते थे, सो मैं सारी जिंदगी पापा के साथ रहा। माँ की मोहब्बत की कमी मेरे अंदर जो खलिश छोड़ रही थी वो वक्त गुजरने के साथ साथ खला बन गई थी, और इसी खलिश और जात के इन्हीं अंधेरों पर ही तो मैं ये कहानी आपको सुना रहा हूँ। यही बात तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मगर आपको ऐसे समझ नहीं आएगी आप जब तक मेरी कहानी पूरी सुन नहीं लेंगे। आपको मेरी मन तक मेरी थ्योरी समझ में नहीं आएगी। अपनी माँ की जुदाई के बाद मेरी थ्योरी ये थी कि इस दुनिया की हर औरत बेवफा होती है। औरतें हमेशा आखिर में छोड़ जाती हैं, बेवफाई करके तना कर जाती हैं। आपको मेरी बात बुरी लगे, मगर आपको मेरी बात समझने के लिए मेरी पूरी कहानी सुनना पड़ेगी। किधर होते हो तुम हसन? अब तो हैदर की तरह तुम्हारे पास भी माँ को देने के लिए चंद मिनट भी नहीं। मुझे देखते ही आंटी ने बेहद शाकी अंदाज में कहा, पूरे 4 महीने बाद शक्ल दिखाई है अपनी। सॉरी आंटी, मैं कराची था, वहां पर मसाइल इतने थे कि फंस कर रह गया। इनके अपनायत भरे शिकवों ने मुझे काफी शर्मिंदा कर दिया था। मोमो काफी बड़ी हो चुकी थी, चलती फिरती नजर आ रही थी और तो और वो बोलती भी थी, अलबत्ता मुझसे अभी तक डरती थी। उसे देखकर मैंने एक दोस्ताना मुस्कुराहट उछाल दी, मगर वो खामोशी से अपनी बड़ी बुरी आंखों से मुझे देखती रही। मैं आंटी से बातों में मसरूफ हो गया। इतने अरसे बाद मिल रहा था, कुछ मैं सुना रहा था तो कुछ वो बोलते बोलते मेरा हलक खुश्क हो गया। तो मैंने सोचा कि जरा बात मुकम्मल करके पानी पियाऊं। मानी, मोमो की आवाज मेरी समाज से टकराई। मैंने रुककर बेहद चौंकते हुए अपने दाएं जानिब देखा। मोमो अपने नन्हे मुन्ने हाथों में पानी का गिलास थामे खड़ी थी। मुझे हैरत का झटका लगा। मोमो, मैंने पानी नहीं मांगा। मैंने हैरानी से पूछा, से मेरे लिए पानी लाने को किसने कहा था? आपको आश लगी है? वो अपनी तोतली जबान में पूछ रही थी। इतनी सी बच्ची ने अंदाजा कर लिया था कि मुझे प्यास लगी है और वो दौड़कर मेरे लिए पानी ले आई थी। मैं बेहद शौक था। थैंक यू मोमो। मैंने गिलास इसके हाथ से थाम लिया। मेरी मोमो बहुत केयरिंग है। आंटी ने प्यार से मुस्कुराते हुए उसे देखा। जैसे ही हैदर थका हारा घर आता है, मोमो फौरन उसको पानी पिलाती है। मुझे जैसे अपने आप से वास्ता रखने वाले बंदे को एक बहुत छोटी लड़की का ये ख्याल देखकर बहुत हैरत हुई थी। मोमो कुछ और बड़ी हुई तो आंटी को उसे स्कूल में डालने की फिक्र हुई। आंटी अभी तो बमुश्किल 2.5 साल की होगी, अभी इसे स्कूल मत डाले। हसन, मैं चाहती हूँ मोमो अपनी उम्र से 1-2 बरस आगे स्टडीज कर ले। चलो भी स्कूल में नहीं डालते, मगर इसे घर में नर्सरी और प्रेप पढ़ाकर 1.5 साल बाद डायरेक्ट 1 में दाखिल कराएंगे। वो पहले से प्लान करके बैठी थी। तुम्हें नहीं पता, मेरी मोमो बहुत समझदार है। इसका जहन उसकी उम्र से आगे है।
आंटी का मुझे कॉल करने के लिए कहा गया वो आखिरी फिक्रा मेरे जहन के पर्दों से चिपक कर रह गया। मेरा मसला ये था कि जो बात मेरे जहन में एक दफा बैठ जाती थी वो कभी नहीं निकलती थी। उस रोज मैं चंद किताबें खरीदने मार्केट गया। मुताल्ला मेरा शौक, मेरा जुनून था। किताबों के मामले में मैं हमेशा से आला ज़ौक़ और क्रेजी रहा था। इस रोज भी चंद आला किस्म की किताबें खरीदकर मैं काउंटर पर खड़ा पेमेंट कर रहा था जब दाएं जानिब रखे रैक पे सजी चंद कलरिंग बुक्स और उर्दू अंग्रेजी के हरूफ तहज्जी के कायदों ने मेरी तवज्जो अपनी जानिब खींची। पहले मेरा ख्याल जहन में मोमो का आया था, चुनाचा मैंने चंद किताबें खरीद ली। शाम को हैदर की तरफ गया तो जाते ही किताबों वाला शॉपर मोमो को थमाया। ये तुम्हारी है। वो मेरे मुकाबिल सोफे पर बैठ गई और शॉपर से बार बार तीनों बॉक्स निकाल कर देखने लगी। इसके हाथ छोटे छोटे से थे और किताबें बड़ी और मोटी थी। थैंक यू, पर इनका क्या करूं? इसने सर उठाकर मुझे देखते ही मतानत से पूछा। इसकी भूरी आंखों में बला की संजीदगी थी। इनको पढ़ो। वो कैसे? इसने मुड़ी हुई पलकें उठाकर मासूमियत से मुझे देखा। तुम ही पढ़ा दो ना हसन। आंटी जो काफी देर से हमारी एक्टिविटी देख रही थी बोल उठी। पढ़ा दूंगा अगर आपको मेरा रोज बरोज का आना बुरा ना लगे। कैसी बातें करते हो हसन? वो बुरा मान रही है, तुम्हारा अपना घर है, गैरों की तरह तकल्लुफ न किया करो। और अब तुम रोज आकर इसे पढ़ाओगे? इस उम्र में मुझसे ये पढ़ाने वाला काम नहीं होता। वो फिर मोमो की जानिब पलटी। मोमो दोनों हथेलियां चेहरे के गिर्द रख के दिलचस्पी से हमें देख रही थी। और मोमो, अभी हसन अंकल आज से तुम्हारे सर हैं, ठीक है? मोमो ने फिर बर्दारी से इस बात में सर हिला दिया। यूं उस रोज से मैं मोमो का टीचर बन गया। उतने छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा कुव्वत बर्दाश्त दरकार होती है, मगर अपनी उम्र से आगे सोचने वाली समझदार मोमो के साथ मुझे कोई मसला न हुआ। हाँ, वो सवाल बहुत किया करती थी। सर हम हंसते क्यों हैं? सर आसमान ब्लू क्यों होता है, ग्रीन क्यों नहीं होता? सर ये पानी का कोई कलर क्यों नहीं होता? सर ये धागा कैसे बनता है? और मैं इसके सवालों का जवाब हमेशा तफसील से दिया करता था। मोमा, तुम्हें पापा टाइम देते हैं? उस रोज वो स्टडी रूम में मेरे सामने कुर्सी पे बैठी अपनी किताबों को हमारे दरमियान रखी हुई डिटेल पे रखे लेटर्स डॉटेड पर पेंसिल पे रहती जब यूं ही मैंने पूछ लिया। दादू कहती हैं पापा के पास टाइम नहीं होता। वो चेहरा उठाए और रुके बगैर बोली। तुम्हें बुरा तो लगता होगा। मैं इसकी महरूमियों की शिद्दत से आगाही हासिल करना चाहता था। नहीं, उसने शाने उचकाए। दादू कहती हैं पापा इज ए बिजी मैन। वो इतनी सी उम्र में समझौता कर चुकी थी। फिर एक रोज जब मैं इसे मैथ के हिंद से सिखा रहा था, इसने पेंसिल मेज पे रखते हुए पूछा, मेरी मामा बहुत अच्छी थी? हाँ, वो बहुत अच्छी थी। फिर वो मुझे छोड़कर क्यों चली गई? भाई, वो मोमो को हमारे पास छोड़कर तो गई हैं। मैंने इसे बहलाना चाहा, मगर वो शाकी निगाहों से मुझे देखकर बोली, मगर आप तो हर वक्त डांटते रहते हैं। मैं बेख्तियार हंस पड़ा। अगर ना डांटूं तो तुम मेरी छोटी सी प्यारी सी फ्रेंड बन सकती हो। जी सर। इसकी बुरी आंखों में दिए से जल उठे। इस रोज वो बहुत ही हसास, समझदार, ज़हीन और आम बच्चों की तरह जिद न करने वाली मोमो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई। वो मुझसे बहुत सी बातें करती थी। यहाँ तक कि जब वो डायरेक्ट 1 में दाखिल होने के बाद स्कूल जाने लगी तो शाम को अपने पूरे दिन की रुदाद मुझे सुनाती थी। जहाँ इसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी मुझ पर थी, वहाँ इसके स्कूल फंक्शंस और पेरेंट टीचर्स मीटिंग्स अटेंड करना भी मेरा फर्ज बनकर रह गया था। इस तरह वो मेरा ख्याल रखती थी। जिस समय मैं घर में दाखिल होता वो भागकर मुझे पानी पिलाती। अगर आंटी के बस इसरार में मैं शाम को खाना उनकी तरफ खा लेता तो मोमो हमेशा मेरे करीब बहुत अलर्ट सी बैठी होती थी। जो ही मैं आखिरी निवाला लेता वो फौरन उठकर टिश्यू का डब्बा मेरे सामने कर देती। मुझे कभी भी मोमो को किसी भी चीज के लिए पुकारने की आदत ही ना पड़ी थी, इसलिए मैं सारी उम्र सीख ही न सका कि इस मुड़ी हुई पलकों वाली लड़की को पुकारना है। हसन साहब, बेहतर था कि मेहर के फादर आते। मोमो के क्लास 3 की इंचार्ज, नाम मुझे याद नहीं, ने मुझे पेरेंट टीचर मीटिंग में देखकर भी इख्तियार कहा था। वो मलेशिया गए हुए हैं। क्या वो हमेशा कहीं ना कहीं गए हुए नहीं होते? खैर ही देखिए, मेहरुनिसा ने क्लासरूम का गुलदान तोड़ डाला है। इसने गलती से तोड़ दिया होगा, वरना वो खासी समझदार है। फिर भी आप फाइन बताएं। मैंने जेब में बटवे के लिए हाथ डाला। मैंने आपको जुर्माना भरने के लिए नहीं बुलाया। नाक पर रखी ऐनक के पीछे से वो मुझे देखते हुए बोल रही थी। उनका अंदाज कतई और दो टोक था। मोमो ने गुलदान तोड़ दिया, ये काबिले माफी बात थी, मगर इसने बजाय मुझे बताने के टूटे गुलदान की किरचियां कपबोर्ड में छुपा दी। जब कबर्ड में छुपा दी वो तो बाद में मैंने सख्ती से पूछा तो उसने बता दिया।
मैं लबीचे उन्हें देखता रहा। मुझे गुस्सा गुलदान पर नहीं बल्कि इसका अपनी गलती पे पर्दा डालने पे चढ़ा था। वो हमेशा यही करती है। मैं इसे समझाऊंगा मैडम। शाम को मोमो को अपने सामने स्टडी रूम में बिठाकर मैं काफी देर लबीचे संजीदा निगाहों से उसका चेहरा तकता रहा। क्या हुआ सर? मेरी निगाहों की संजीदगी से कदरे खाइफ होकर इसने मुड़ी हुई पलकें उठाकर मुझे देखा। मोमो, तुमने वाज तोड़ा है। बुरी आंखों में एक बार की खौफ से मिटाया। आपको किसने बताया सर? मुझे मेरी बात का जवाब दो। मैंने तेज लहजे में कहा। इसने सर झुका लिया। मोमो, मैंने लहजा कदरे धीमा कर दिया। गलती से टूटा था। इसकी बारीक और मासूम आवाज उभरी। फिर तुमने इसे छुपाया क्यों? इसने माथे पर आए बाल हटाए, सर उठाकर मुझे देखा। मैडम डांटती इसलिए। अगर तुम मैडम को सच बता देती तो ना डांटती। सच बोलने पर डांट नहीं पड़ती। बिल्कुल भी नहीं, मैं जोर देकर बोला। इसके लबों पर इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट दराई। गलत, बिल्कुल गलत। उस रोज हलीमा की बेटी से गमला टूट गया। दादू ने पूछा तो उसने बता दिया। दादू ने उसे बहुत डांटा। इसने भी तो सच बोला था ना। वो मेरी टांग जितनी लड़की मुझसे बहस कर रही थी, इसके अंदाज से नाराजगी झलक रही थी। और मैंने झूठ भी नहीं बोला। मैडम ने मुझसे पूछा था तो मैंने ये नहीं कहा था कि मैंने नहीं तोड़ा। तुमने कुछ भी नहीं कहा था और ये भी झूठ होता है। और आप भी तो हर पेरेंट टीचर मीटिंग पे मैडम को ये कहते हैं कि पापा मलेशिया गए हुए हैं, पापा सिंगापुर गए हैं। ये भी तो झूठ होता है ना। इसका जुमला बहुत गैर मुतवक्का था। मोमो, पापा बिजी होते हैं। मैंने बात का रुख बदल कर इस बच्ची को मजीद सफाई गोई से रोकना चाहा। पता है, वो एक झटके से उठकर अंदर चली गई। मुझे लगा वो छोटी सी लड़की मुझसे नाराज हो गई। अब मैं क्या करूं, इसे कैसे मनाऊं? मुझे तो मोमो को मनाना ही नहीं आता था। मैं जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। जाने से पहले हलीमा उसे रोज चाय का एक कप पकड़ाती थी। वो मुझे ला कर देती थी, मगर मैं जानता था उस रोज मोमो नहीं आएगी, इसलिए जाने लगा। सर चाय। जाने किस कोने से नमदार होकर उसने अपने नन्हे मुन्ने हाथों से चाय का कप मेरे सामने रखा। मुझे बहुत हैरत हुई। शायद मोमो नाराज नहीं थी, या फिर शायद इसे मुझसे तवक्को नहीं थी कि मैं इसे मनाऊंगा। मोमो 8 बरस की हुई तो मैंने इसे रंगीन सफ़ों वाली गालिबन सिंड्रेला की स्टोरी बुक ला दी। अगली शाम जब मैं हस्ब मामूल से पढ़ाने आया तो इसने मुझे मैथ्स के टेबल सुनाने के बजाय सिंड्रेला के मुतालिक सवालात करने शुरू कर दिए। सर, सिंड्रेला के बाप ने दूसरी शादी क्यों कर ली थी? इसका मासूम जहन जो सवालात बुनता था वो इनके जवाबात मुझसे पूछ रही थी। उस रोज उसने बालों की फ्रेंच ब्रीड बना रखी थी, जबकि स्कर्ट और ब्लाउज में मलबूस थी। रंग तो मुझे याद नहीं। अब इस बुढ़ापे में मैं 70 की दिहाई में होने वाली बातें बारीकियों के साथ तो याद नहीं रख सकता ना। बहरहाल वो बचपन में अमूमन स्कर्ट्स पहना करती थी जो इस पर बेहद अच्छी लगती थी। सर, मुझे और भी बुक्स ला दें, इसने फरमाइश की। मैंने धीमी मुस्कुराहट के साथ सर हिला दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं मोमो के लिए छोटे छोटे तहाइफ लाने लगा। मेरे गिफ्ट हमेशा कोई स्टोरी बुक या कलरिंग बुक होते थे। फिर एक दिन आंटी ने मुझे टोक दिया। हसान, वो इतनी सी है, इसको इतनी किताबें मत पढ़ाओ। मगर मैंने हंसकर टाल दिया कि रहने दे आंटी, मैं तो देखभाल कर अच्छी किताबें ही लाता हूँ जो इसे शऊर दें। तो आंटी खामोश हो गई। उस रोज भी उसके लिए बुक खरीदने मैं स्टोर पे गया तो मुझे अशफाक अहमद की एक मोहब्बत 100 अफसाने वहां नजर आई। मैंने वो खरीद ली और इसमें से 2 ऐसे अफसाने जो हर लिहाज से, मोमो की उम्र के लिहाज से मायूब और गैर मौजूना थे, मार्क कर दिए। ये 2 पढ़ लेना। शाम को उसे किताब देते हुए मैंने ताकीद की। इसने अदम दिलचस्पी से किताब उठाई, उलट पुलट कर देखा और कदरे उदासी से वापस रख दिया। आप कोई और बुक ले आते सर, इसे शायद इतनी गाढ़ी उर्दू वाली किताब में दिलचस्पी न थी। शायद पसंद नहीं आई तुम्हें, मगर पढ़कर देख लो। ये बात नहीं है सर। इसने सर झटका। फिर आदतन मेज पर कोनी रखते हुए बोली, दरअसल मैं ये पढ़ चुकी हूँ। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। तुम ये पढ़ चुकी हो? कहाँ से ली? पापा की लाइब्रेरी से। वो बड़े फखर से मुस्कुराई। मोमो, तुम मुझसे पूछ कर बुक्स पढ़ा करो। इसकी लबों से मुस्कुराहट एकदम मादूम हो गई। वो कोनी में से हटाकर कदरे मुअद्दब सी होकर बैठ गई। जी सर, वो डर गई थी, इसीलिए नरम लहजे में इसने कहा। वो इसके लिए तुम्हें इनका बैकग्राउंड वगैरह समझा सकूं। इसके चेहरे पे मुझे कदर इत्मीनान दिखाई दिया। मेरा ख्याल था वो मुझ पर एतबार करना सीख लेगी, मगर ये मेरी भूल थी। हाँ, यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही कि हम में से किसी को दूसरे पे एतबार न था। मगर ऐसे आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी। आपको मोमो की पूरी दास्तान सुनना पड़ेगी। मोमो मेरे सामने बैठी साइंस का होमवर्क कर रही थी। मैं अखबार पढ़ते हुए गाहे बगाहे इस पे नजर डाल लिया करता था। एकदम मुझे कुछ याद आया। मोमो,
मैंने अखबार तह करके मेज पे रखते हुए से पुकारा। वो जो कॉपी पर झुकी हुई थी हाथ रोककर मुझे देखने लगी। जी सर, तुम्हारा टेस्ट हो गया साइंस का? जी सर। कितने मार्क्स आए? वो पल भर को खामोश रहने के बाद बोली, वो तो टीचर ने वापस ही नहीं किया। मैं 31 साल का मर्द और वो 9 साल की बच्ची, मुझे साफ पता चल गया वो झूठ बोल रही थी। खड़ी हो जाओ एकदम। मैं दोस्त से टीचर बनते हुए दृष्टि से बोला। वो हक्का बक्का खड़ी हो गई। अपना बैग खोलकर मुझे दिखाओ, मैंने हुक्म दिया। वो मरे मरे हाथों से बैग खोलने लगी। वो जानबूझकर आहिस्ता आहिस्ता खोल रही थी। मैंने बैग इससे लेकर खोल दिया। सामने साइंस का टेस्ट पड़ा था। मैंने एक कार्ड दारने का इस पर डालकर टेस्ट उठाया, फिर नंबर पढ़कर टेस्ट के सामने फेंका। ये इस पर 10 में से 4 नंबर पढ़कर मुझे बताओ कि तुमने न्यूट्रिशन वाला सवाल क्यों नहीं याद किया था, और मुझे ये भी बताओ कि तुमने टेस्ट छुपाया क्यों। इसकी गलती करके छुपा देने की आदत मुझे खूब ताव दिला रही थी। इसने सर झुका दिया। मैं ड्रामा देखने लगी थी। और छुपाया इसलिए कि आप डांटते। मैंने तुम्हें 1000 दफा समझाया कि गलती करके इस पे पर्दे मत डाला करो, मगर तुम हो के। उससे से मैं उठा और मेज से चाबी उठाई और तेज तेज कदमों से बाहर निकल गया। मुझे मोमो पर शदीद गुस्सा था। अगले 2 दिन मैं इसे पढ़ाने नहीं गया। तीसरे रोज मुझे एक अजीब सी फिक्रमंदी हुई। मुझे उसको डांटना नहीं बल्कि आराम से समझाना चाहिए था। वो इतनी अकेली है। और मैं इसी शाम में हैदर की तरफ चला गया। मोमो हंसबे मामूल स्टडी में नहीं थी। मुझे वो सर घुटनों में दिए सीढ़ियों पर बैठी नजर आई। मैं चंद सीढ़ियां चढ़कर उसके साथ जाकर बैठ गया। हेलो छोटी लड़की। इसने चौंक कर सर उठाया। इसकी बुरी आंखों में सुर्खी थी और गालों पर आंसू के निशानात। मुझे एकदम बेचैनी सी हुई। क्या हुआ है मोमो, तुम रो रही हो? इसने नफी में सर हिलाकर आंखें हथेली से रगड़ी। बताओ मुझे क्या हुआ है। मैं परेशान सा हो गया। कुछ नहीं। इसने सर एक दफा फिर घुटनों पर रख दिया। मोमो मुझे बताओ क्या हुआ है। क्या मेरी किसी बात पर नाराज हो? मैंने उसको शानों से पकड़कर इसका सर ऊंचा किया। नहीं सर। इसके इनकार पे मुझे हैरत हुई, क्योंकि मेरा ख्याल था वो मेरे डांटने पर रो रही थी। फिर मैंने जांचती निगाह से उसे देखा। निचला लब काटते हुए वो अपने पाँव को देखने लगी। मोमो, मैंने फिर से इसे पुकारा। सर, जिया ने बहुत बुरा किया है। इसकी आवाज थर्राई हुई थी। जिया कौन? क्या कर दिया उसने? मैं बहुत परेशान हो गया। जनरल जिया। और कौन सा है? इसने शाकी नजरों से मुझे देखा। जिया ने कल भुट्टो को फांसी दे दी है। लाहौल वला कुव्वा। मोमो, मुझे इस वक्त इस पर शदीद गुस्सा आया था। ये बात थी जिस पर तुमने मुझे इतना परेशान किया है। आपको अफसोस नहीं हुआ सर? इसके अंदाज में हैरत थी। मोमो, ये पॉलिटिक्स है। तुम इतनी सी उम्र में इन सियासतदानों को नहीं समझ सकती, और मुझे नहीं पता था कि तुम को भुट्टो इतना पसंद था। मेरा अमली तौर पे सियासत से कोई वास्ता नहीं था, मगर चूंकि अब्बू कट्टर मुस्लिम लीगी थे तो जाहिर है मेरी हमदर्दियां जिया के साथ थी। ऐसे में मोमो का रवैया मेरे लिए हैरान कुन था। सर, मुझे पॉलिटिक्स का पता नहीं, मगर भुट्टो मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो अफसोस से करी थी। दिमाग खराब है तुम्हारा। ये तुम्हारी उम्र है सियासत में दिलचस्पी लेने की। खबरदार, जो मैंने तुम्हें आइंदा अखबार पढ़ते देखा, इतना परेशान किया था मुझे। अब उठो जरा। मगर सर, मैं इसकी एक भी सुने बगैर इसे बाहर ले आया। अरे हसान, देखो जरा इस लड़की को क्या हुआ है। सुबह से कमरे में मत है। मुझे देखकर आंटी को मोमो की उदासी का ख्याल आया। ये मेरे साथ खड़ी है मोहतरमा। कुछ नहीं हुआ, बस जरा सा दिमाग खराब हो गया था। अभी ठीक करके लाता हूँ। मैं मोमो का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गया। किधर सर? कहीं जाकर तुम्हें आइसक्रीम खिलाते हैं ताकि तुम पर से ये सो उतरे। मुझे अभी तक गुस्सा चढ़ा हुआ था। सर, इसने तासुफ से मुझे देखा। आपको पता है मैं आइसक्रीम नहीं खाती। ओफो, वो जितना मेरी बातें याद रखती थी मैं इतना ही भूल जाता था। मोमो को मीठे के नाम पर हर शय से एलर्जी थी। वो मेरी जिंदगी में आने वाली वाहिद लड़की थी जो चॉकलेट को टू स्वीट और आइसक्रीम को टू कोल्ड कहकर रद्द कर देती थी। चलो चलकर कड़वी सी कॉफी पीते हैं। वो तो तुम शौक से पियोगी ना। मेरे जले बुने अंदाज पर वो हंसते हुए गाड़ी की जाने बढ़ गई। मैंने जो ही चाय की पहली से आखिरी घूंट भरा, मेरे सामने वाले सोफे से मोमो उठी और अंदर चली गई। सान, शादी कर लो। आंटी ने अपना मग खत्म करके मेज पे रखते हुए फैसला कुल अंदाज में कहा था। अच्छा। कदरे हंसकर मैंने चाय का कप साइड पे रखा। टालो मत, मेरी नजर में एक बहुत अच्छी लड़की। उनकी आवाज में माओ की सी फिक्रमंदी थी। अच्छा कौन? मैंने सिगरेट के पैकेट से सिगरेट निकाल कर लबो तले रखी और लाइटर से उसे सुलगाया। इसी पल मोमो हाथ में ऑस्ट्रेलिया लाउंज में दाखिल हुई और उसे मेरे सोफे की साइड टेबल पर रखकर अपनी नशिस्त संभाल ली। इसे इल्म था कि मैं चाय के बाद सिगरेट जरूर पीता हूँ। इफ़त आपा की बेटी नाइमा। इसी साल इसने मास्टर्स किया है। सूर्य शक्ल भी अच्छी है। और फिर नाइमा बीबी की जुमला खुसूसियात पर तवील लेक्चर देकर कदरे बेचैनी से उन्होंने इस्तफसार किया। अब बताओ, चलाऊं रिश्ते की बात? जैसे आपकी मर्जी। मैं मुस्कुरा दिया। नाइमा को मैं काफी अरसे से जानता था। वो मेरी और हैदर की सेकंड कजन थी। बिलाशुबा वो एक आइडियल लड़की थी। किसके रिश्ते की बात दादू? रिश्ते का लफ्ज सुनकर मोमो ने निहायत दिलचस्पी से पूछा। तुम्हारे सर के रिश्ते की बात कर रही हूँ। सर के? इसने हैरत से मुझे देखा। सर शादी करेंगे? क्यों?
क्या शादी का हक सिर्फ तुम्हारे अब्बा को है? यूं ही मजाक में मेरे मुंह से निकल गया। अगले ही पल मोमो के चेहरे पे फैलने वाली वीरानी को देखकर बेहद पछताया। मेरा मतलब था इससे पहले कि मैं कुछ कहता वो तेजी से उठकर अंदर चली गई। माँ याद आ गई होगी। इसे जाता देखकर आंटी ने ताज्जुब से सर हिला दिया। मैं एकदम अफसरदा सा हो गया। शायद मैंने मोमो को भी उदास कर दिया था। एक लम्हे को मैंने उठकर इसके पीछे जाने का सोचा, मगर फिर मुझे तो मोमो को मनाना ही नहीं आता था। सो मैं बैठा रहा। चंद सानी बाद वो खुद ही वापस आ गई। इसकी भूरी आंखों में छुपी उदासी को मैं माँ की मौत का हरा होता जख्म जानकर खामोश रहा। नाइमा और मेरा रिश्ता अगले 2 माह के दौरान तय हो गया। मैं बरसर रोजगार वेल सेटल्ड आदमी था। इतना हैंडसम नहीं था मगर फाइनेंशियली मजबूत था, और वो भी पढ़ी लिखी खूबसूरत और काबिल लड़की थी। भला किसको एतराज होना था? सब खुश असलूबी से तय पा गया, मगर कोई खुश नहीं था तो वो मोमो थी। उस रोज मैं नाइमा को लेकर हैदर की तरफ चला गया। मैं नाइमा को मोमो से मिलवाना चाहता था। मोमो दरवाजे पर ही मिल गई। ये मोमो है ना? इसे देखकर नाइमा मुस्कुराई। मोमो ने नजर उठाकर स्टाइलिश और तरहदार सी नाइमा को देखा और फिर मेरी जानिब मुतवज्जो हुई। सर, कल मेरा इंग्लिश का टेस्ट है, मुझे तैयारी तो करा दें प्लीज। इसका अंदाज अजीब सा था। यार अभी तो हम आए हैं, अंदर तो आने दो, हल्के फुल्के अंदाज में कहकर आगे बढ़ा। वो साइड पर हो गई। ड्राइंग रूम में बैठने के चंद लम्हे बाद ही मोमो वहां आ गई। आंटी इत्तेफाक से घर पर नहीं थी, हम बताकर नहीं आए थे। गलती से असर हमारी थी। अब मोमो ही हमारी मेजबान थी। तो ये है मेहरुनिसा, हसन साहब की छोटी सी फ्रेंड, जिसने नसीम हिजाजी से लेकर कृष्ण चंद्र तक सबको पढ़ लिया है। नायमा के अंदाज में सताइश थी। मोमो ने खामोश निगाहों से उसे देखा मगर बोली कुछ नहीं। इसने पिंक कलर की सलवार कमीज पहन रखी थी और लंबे बालों की चुट्टियां बना रखी थी। सलवार कमीज में वो कदरे मुख्तलिफ लगती थी, मगर फिलहाल ये इसका रवैया था जो मुझे मुख्तलिफ लगा था। हाँ, यही मोमो है। अभी भी तकल्लुफ नहीं है ना तुमसे, इसलिए बोल नहीं रही, मैंने मुस्कुराकर कहा ताकि नाइमा ज्यादा महसूस न करे। फिर नाइमा ने इससे मजीद बातें करने की कोशिश की, मगर वो हू हाँ में जवाब देती या खामोश रहती। मैं इसके रूखे रवैये की वजह नहीं जान पाया था। सर, मेरा टेस्ट। हम वापस जाने लगे तो इसने मुझे याद दिलाया। शायद वो चाहती थी कि मैं रुक जाऊं, नाइमा चली जाए। हाँ, मैं फारिग हुआ तो शाम में आऊंगा। होले से इसका गाल थपथपाकर इसके चेहरे पे फैलने वाली मायूसी नजरअंदाज करके आ गया। ससुराल में लंच था, वहां ऐसा फंसा के रात को देर से फारिग हुआ। बेख्तियार मोमो की तरफ न जा सकने का अफसोस हुआ, मगर ये इत्मीनान था कि इसने टेस्ट खुद याद कर लिया होगा। ये चंद रोज बाद का किस्सा है। मैं मोमो को उसके स्टडी रूम में इंग्लिश टेंसेस करा रहा था जब अचानक वो बोली, सर जी। सर, ये जो नाइमा आंटी है ना, ये। वो रुक गई। हाँ बोलो, ये क्या? पेन रखकर पूरी तरह इसकी जानिब मुतवज्जो हो गया। आखिर में इसकी नाइमा से प्रकाश की वजह जानना चाहता था। कल अब उनके घर गए तो मैंने खुद सुना, सर वो अपने नौकर को गाली देकर बुला रही थी। मोमो, मैंने उसे बोला, झूठ कब से बोलने शुरू कर दिए हैं तुमने? वो एकदम से पटाकर अपने हाथों को देखने लगी। नाइमा को मैं काफी अरसे से जानता था। वो खासी मुहज्जिब, शाइस्ता और धीमी लबो लहजे में बात करने वाली लड़की भला गाली कैसे दे सकती थी? मुझे मुंह पर गुस्सा आया। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हारी नाइमा आंटी को। यूं किसी की बुराई नहीं करते। अब ऐसी बात ना करना। लहजे को हमवार रखकर भी मैंने इसे अच्छा खासा डांट दिया। वो लब काटते हुए अपनी गोद में धरे हाथों को देखती रही। सफाई में एक लफ्ज न बोली। तुम्हें नाइमा आंटी बुरी लगती है मोमो? मैंने अब की बार कदरे नरमी से पूछा तो उसने सर उठाकर मुझे देखा। जी, बहुत ज्यादा। फिर वो कॉपी पर झुककर अपना काम करने लगी। वो छोटी बच्ची जिसे किसी वजह से नाइमा बुरी लगती थी, इसकी जात से सच्ची झूठी बातें मुंसलिक करके मुझे बता रही थी। बच्चे मोमो ऐसी हरकतें करते हैं और मेरे नजदीक ये ऐसी बड़ी बात ना थी। मोमो मेरी बहुत प्यारी दोस्त और नाइमा मेरी होने वाली बीवी थी। दोनों के दरमियान तलखी नहीं चाहता था, इसलिए जब इस रोज इफ़त आंटी के यहाँ किसी काम से मैं इनकी तरफ जाने लगा तो कुछ सोचकर गाड़ी हैदर के घर की जाने वाले रास्ते पे डाल दी। हैदर की कॉलोनी की सड़क पे दाखिल होते ही मुझे मोमो दिखाई दी। वो मेरी गाड़ी से कदरे आगे सड़क पर साइकिल चला रही थी। इसने ब्लू बैगी जीन्स और सफेद आधे बाजुओं वाली खुली सी टी शर्ट के ऊपर बालों की लंबी सी फ्रेंच ब्रीड बना रखी थी। मैं इसकी पुश्त पर था। गाड़ी कदरे आगे ले जाकर इसके साथ ले आया। गाड़ी देखकर इसने साइकिल साइड पर करना चाहा, फिर दफतन ड्राइविंग सीट पर निकाह पड़ी। तो दोपहर के टाइम मुझे वहां देखकर चौकी, सर आप इधर, तुम इतनी दूर में बाहर क्यों फिर रही हो? मैंने अपनी जानिब का शीशा खोल दिया। वो साइकिल रोक कर उतर गई। मैं बस राइडिंग कर रही थी। आप बताएं, आप इतनी दोपहर में क्यों फिर रहे हैं? वो शरार से मुस्कुराकर बोली, मैं तुम्हें पिक करने आया हूँ, चलो बैठो अंदर। मैंने फ्रंट सीट का लॉक खोल दिया
और ये साइकिल इसे भागकर घर छोड़ाओ। तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है। मैंने मसनूई तहक्कुम से घड़ी देखते हुए कहा, आप क्या मुझे कॉफी पिलाने ले जा रहे हैं? कुछ देर बाद जब वो साइकिल घर छोड़कर मेरे साथ गाड़ी में बैठी तो पूछने लगे, अरे नहीं, हम तुम्हारी नायमा आंटी के घर जा रहे हैं। इफ़त आंटी को कुछ चीजें देना है, बस 5 मिनट लगेंगे। मेरी वजाहत पर वो सर हिलाकर शीशे के पार देखने लगी। इफ़त आंटी के घर की डोरबेल खराब थी। चूंकि दरवाजा खुला था, हम अंदर दाखिल हो गए। तुम पहले आई हो इधर? जी, कई दफा। इसके अंदाज में संजीदगी थी। मैंने गर्दन फेर कर उसे देखा। वो मेरे बाएं तरफ रोश पे मेरे हमरा चल रही थी। इसका सर मेरे बाजू की कोहनी तक पहुंच रहा था। मरकजी दरवाजा खोलने के लिए हाथ गोल्डन कलर के खूबसूरत हैंडल पर रखकर इसे घुमाए ताकि दरवाजे के दरस से अंदर से आने वाली बुलंद आवाज मेरी समाज से टकराई। बशीरा, बशीरा। वो नायमा थी और चिल्ला रही थी, किधर मर जाती हो, नशा करके सोती हो? इधर आओ, ये बर्तन तुम्हारा बाप उठाएगा। मेरे कदम जहां थे वहीं थम गए। मैं सुनसा होकर रह गया। मोमो का हाथ अभी तक हैंडल पे था। उसने सर घुमाकर मेरी तरफ देखा और बेनियाजी से बोली, सी आई टोल्ड यू। उसने बेनियाजी से जाने झटके, मगर आपको मोमो हमेशा झूठी ही लगती है। इसने हैंडल घुमाकर दरवाजा पूरा खोलते हुए जोर से नॉक किया। नायमा आंटी, मे वी कम इन? आज उसका लहजा खुरदरा या रूखा नहीं बल्कि फातिहाना और सुर्ख रुई का तासुर लिए हुए था। मैं खुद को कंपोज करके जबरदस्ती चेहरे पे मुस्कुराहट सजाए इसके पीछे अंदर दाखिल हुआ। नायमा जो लाउंज में सोफे पर टांग पे टांग रखकर टीवी देख रही थी, हमें देखकर बुरी तरह चौंकते हुए उठ खड़ी हुई। अरे आप लोग आइए ना। लिबास की शिकनी दुरुस्त करके इसने दुपट्टा ठीक से ओढ़ा। दरअसल बेल खराब थी, इसलिए हम बिला झिझक अंदर आ गए। आंटी का इनकी चीजें देना थी। मैंने खड़े खड़े वजाहत की, जबकि मोमो बड़े आराम से सोफे पर बैठ गई। मम्मी तो सो रही है, ठहरे मैं उठाती हूँ, अपनी मसनूई शाइस्तगी से कहते हुए अंदर जाने लगी, मगर मैंने फौरन रोक दिया। नहीं नहीं, उन्हें मत उठाएं, बस बता दीजिएगा कि मैं आया था। चलो मोमो। मैंने मोमो को पुकारा जो बड़ी खुशी खुशी नायमा के लाउंज का जायजा ले रही थी। आप लोग बैठे तो सही। इसने सोफे पे रखे कुशन दुरुस्त किए। नहीं थैंक्स नायमा, हम चलते हैं, मोमो की ट्यूशन का वक्त होने वाला है। चलो मोमो। मैंने सोफे पर इस्तेहकाक से बैठी मोमो को घूरा। कोई बात नहीं सर, कल कोई टेस्ट नहीं, आज छुट्टी हो जाएगी तो कुछ नहीं होगा। इसने इत्मीनान से मुदब्बराना अंदाज में कहा। बहुत शौक है तुम्हें छुट्टी का, चलो उठो। बौखलाई घबराई नायमा को खुदाफिज कहकर मैं मोमो को हाथ से पकड़कर खींचता हुआ बाहर ले आया। वापसी पर तमाम रास्ता हम दोनों में कोई बात ना हुई। जब मैंने गाड़ी इसके गेट के सामने रोकी तो इसने उतरने के लिए लॉक खोला। मोमो, मेरी आवाज पर वो दरवाजा खोलते खोलते रुक गई। जी सर, जब मैंने तुम्हें कहा था कि तुमने झूठ बोला है, तब तुमने क्यों अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा? मैं संजीदगी से पूछा था। उसने अपनी मुड़ी हुई पलकें उठाई। सर, दादो कहती हैं जो लोग सच्चे होते हैं उन्हें सफाई देने की जरूरत नहीं होती सर। खलील जबरान कहता है। इसने कहा। मैंने मान लिया। इसने जोर दिया। मुझे शक गुजरा। उसने कसम खाई। मैंने कहा, ये तो झूठ बोलता है। वो होले से मुस्कुराई। फिर भी सर, आपको मैं हमेशा झूठी ही लगती हूँ। मगर मोमो, मैं जाऊं सर? मैंने एक गहरी सांस अंदर को खींची और इस बात में सर हिला दिया। हाँ जाओ। खुदा हाफिज सर। वो दरवाजा खोल के बाहर निकल गई।